वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई, इंस्ट्रक्टर संतोष झा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो सेशन में जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चैप्टर के ख़त्म होने पर, इस सेक्शन के ख़त्म होने पर एक ग्लोसरी के रूप में भी आपको वीडियो देते हैं। मैं उसी को लेके आया हूँ जिसका नाम है लर्निंग आउटकम्स, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ मुझे मिलेगा फॉर द क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स। और आप जो चीज़ कर चुके हैं वो चीज़ यहाँ पर ठीक से विजिबल नहीं है इस कॉन्सेप्ट मैप में। हम सिर्फ इसमें आउटकम्स की बात करेंगे। तो मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा वो होगा कि इन दिस मॉड्यूल वी लर्न अबाउट रीजन्स फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, center state relations, linguistic diversity of India and the decentralization of India in brief। संक्षिप्त रूप से इसका पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस। लर्निंग आउटकम्स में आ गए आप फेडरलिज्म इन इंडिया में। इसमें आपने पढ़ा था कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो ये आपको एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा आपने पॉइंट देखा इसमें कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म ये कौन आपको इंस्टीट्यूट करता है? डेमोक्रेटिक नेशन जो आपके देश में है वो। तो डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूट करता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। तीसरा पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। आपने इंडिया में 28 स्टेट्स के डाइवर्सिटी के बारे में देखा, उसका किस तरीके से आपने देखा कि उसको रिस्पेक्ट किया गया। जो लोग जिस लैंग्वेज के बोलने वाले थे उनको उसी टाइप का, उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर स्टेट्स दिया गया, डिवीजन इस तरीके से किया गया। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के लोगों का जो डिजायर है एक साथ रहने का, जॉइंट फैमिली में रहने का, लिविंग टुगेदर विद मदर फादर पेरेंट्स के साथ रहने का, वो अपने कंट्री में आपने देखा। तो ये एक ग्रास रूट था अपने देश के फेडरल स्ट्रक्चर्स के सफल होने का बच्चों। अब हम चलते हैं वो दो मेजर वेज क्या है। ये तो हुआ कि हम सोशल स्ट्रक्चर्स के आधार पे आपको कर रहे हैं, लेकिन संविधान में किस तरीके की नीति अपनाई गई ताकि आपका फेडरल स्ट्रक्चर्स काफ़ी सक्सेसफुल हो, जो आपने देखा है 1947 से 2020 के बीच में बच्चों। उसमें दो वे है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स में आपके स्टेट को डिवाइड किया गया, और दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में आपने क्या पढ़ा कि बच्चों हमारे देश इंडिया, जिसमें कि 28 स्टेट्स है आज के डेट में और 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो उस स्टेट्स का क्रिएशन, उस स्टेट्स के क्रिएशन का बेसिक चीज़ क्या था? लैंग्वेज था। वहाँ के बोलने वाले भाषा क्या है? तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। परंतु लेकिन सम स्टेट्स, और भी कुछ स्टेट्स हैं जिसको कि डिवाइड किया गया, दूसरे स्टेट्स में से निकाल करके नया स्टेट्स बनाया गया, उसका बेसिस लैंग्वेज नहीं था, क्योंकि वो संविधान में उस वक्त नहीं दिया गया जब बाकी स्टेट्स बनाए गए। वो बड़ा हाल फिलहाल में वो अलग हुए हैं 2000 उसके बाद के पीरियड में। तो बच्चों उनका जो बेस था वो उसका कल्चर था, एथनिसिटी था और ज्योग्राफी था। अगर आपको एग्जाम्पल के आधार पर एग्जाम में पूछा जाए तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड होगा बच्चों। लैंग्वेज पॉलिसी में आपने क्या पढ़ा? सेकेंड टेस्ट जो था इंडियन फेडरेशन का वो था लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जैसे कि आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि 2001 सेंसस के आधार पे अपने देश में 1500 भाषा थी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं। पढ़ते हैं आगे। Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of the Indians। तो कोई ऐसी भाषा नहीं, हिंदी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है, फिर भी 50% नहीं है बच्चों। तो कैसे इसे नेशनल कहा जाए? नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। सो बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा है, 22 लैंग्वेज, हिंदी और 21 अदर लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, ये आपने इसमें पढ़ लिया। फिर था सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें भी आपके दो पॉइंट है, सिचुएशन ड्यूरिंग द कांग्रेस मोनोपोली और सिचुएशन इन द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो बच्चों आपने कांग्रेस मोनोपोली में देखा कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती है, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार होती है, बट जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है उसमें पॉलिटिकली किसी तरीके से वहाँ की सरकार को गिरा दो और वहाँ पर इम्पोज कर दो। क्या कर दो इम्पोज? पता ही होगा आपको, प्रेसिडेंट रूल।
मैंने आपको कह चुका हूँ कि ये प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लगाई जाती है बच्चों। और अगर आपको यूनियन टेरिटरीज में ये रूल प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना हो बच्चों, तो आर्टिकल 356 काम नहीं आएगा, वहाँ पर सेक्शन 73 के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ये भी आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको कहा कि अगर कोई स्टेट्स पर स्पेशल पावर है उसके पास, तो वहाँ भी 356 का यूज़ नहीं होगा। ओके, तो वहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मान के चलेंगे अभी भी। तो वहाँ पर पहले गवर्नर्स रूल होता है 6 महीने के लिए, फिर भी अगर कोई पार्टीज मिलके या अकेले सरकार नहीं बना पाई तब प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है बच्चों। फॉर एग्जांपल में आप बात कर सकते हैं 1973 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फरवरी 28, 2014 में भी आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आसाम में आप सोचिए 12 दिसंबर 1979 को लगाया गया, जून 30, 1981 को लगाया गया, मार्च 1982 को लगाया गया आसाम में। बिहार में भी कांग्रेस का सेंटर में गवर्नमेंट था और 1968 में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। 1977 में बिहार में लगाया गया। बहुत सारे हैं बच्चों, बिहार में 1995 में भी लगाया गया। दिल्ली की बात कीजिए 14 फरवरी 2014 को लगाया गया, बट ये कांग्रेस मोनोपोली का टाइम नहीं था बच्चों। जब हम कांग्रेस मोनोपोली की बात करते हैं तो हम 1947 से 1990 की बात करते हैं, 1947 से 1990 के बीच की बात करते हैं। तो ये आपने देख लिया, ये जो चीज़ें थी कांग्रेस मोनोपोली, जो कि स्टेट को गिरा दो, स्टेट गवर्नमेंट में जो है सरकार और आपके पार्टी से रिलेटेड नहीं है तो उसकी सरकार को पावर नहीं दीजिए, उसको हेल्प मत कीजिए, उसको गिरा दीजिए, ये चीज़ बच्चों हमारे स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया। सो हम कह सकते हैं कि दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो मेनी स्टेट्स वेर ब्रॉट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एट स्लाइट प्रीटेक्स्ट ऑफ द असर्टिवनेस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या गया, परिणाम क्या हुआ बच्चों? परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को खो दिया। एक लार्ज नेशनल पार्टी की जो उसकी विश्वसनीयता थी उसमें कमी आ गई और अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे रीजनल पार्टी को उठने का मौका मिला और अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे पार्टी बनने लगी। मैं उसमें से कुछ पार्टी का नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में, जैसे कि समाजवादी पार्टी यूपी में, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में, जैसे असम गण परिषद आसाम में, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में, जैसे अकाली दल पंजाब में। बच्चों बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टी मिल के उठने लगे, इससे परिणाम क्या हुआ? बहुत अच्छा चीज हुआ कि ये पार्टी वहाँ पर फेमस हो गया, लोग इनको वोट देने लगे, कांग्रेस को कम वोटें मिली। तब कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन बिना रीजनल पार्टी के हेल्प से नहीं बना सकती है। तो एक नया शब्द आ गया पॉलिटिक्स में और उसका नाम हो गया कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन उसका पीरियड 1990 के बाद का हुआ। तो इसीलिए हमने एक हेडलाइंस बनाया, सिचुएशन इन द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो एक इरा है, एक युग है कोलिशन गवर्नमेंट का जो अभी तक चल रहा है। सो ऑल दिस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 चेंज हो गया एंड दिस पीरियड सॉ the rise of regional political parties in many states of the country, and this was also the beginning of era of coalition government at the center. So as a result, a new culture of power sharing and respect of the autonomy of the state government has developed, and it can be said that now federalism is more developed in India. तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद in 2001 linguistic diversity of India. In 2001 the census recorded more than 1500 distinct languages. 1500 लैंग्वेज को वहाँ पे पता चली सेंसस में। उसमें से कई सारे लैंग्वेज को हिंदी में मर्ज कर दिया गया, जिसमें कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, वेली, राजस्थानी था। और बच्चों उसके बाद फिर भी सेंसस फाउंड किया 114 मेजर लैंग्वेज, जिसमें से 22 लैंग्वेज आर नाउ इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल्स, जो आपको पता है। तो ये चीज़ मिल गया। उसके बाद आया डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। पता है आपको, लोकल गवर्नमेंट में फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट, आप पढ़ चुके हैं, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है। एंड दिस इज द रैशनल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड दस रिजल्टेड इन थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज इंडिया जो वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी देश है, दो ही सरकार हो सेंटर और स्टेट में, तो ऐसे चल नहीं पाएगा, इसलिए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का जरूरत हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके की रूल बनाई गई, कानून बनाया गया।
So, a major step towards decentralization was taken in 1992 and the constitutions are amended to make the third tier of democracy but more powerful and effective. उसमें लोकल गवर्नमेंट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, क्या सब हुआ उसमें? पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई। पंचायती राज में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत के बारे में पढ़िए। ग्राम पंचायत एक विलेज में हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर बन सकता है। ओके, तो जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ये एक काउंसिल है जिसमें कि सेवरल वार्ड मेंबर्स आएंगे। वार्ड मेंबर अलग गांव के अलग अलग क्षेत्रों पर, एक ही गांव में या एक से अधिक गांव में कुछ छोटे छोटे पॉपुलेशन बना करके एक वार्ड मेंबर उसमें दिया गया। फिर सारे वार्ड मेंबर जीत के आते हैं और पंचायत में आकर के बैठते हैं। वहाँ पर पंच और सरपंच का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत का हेड हो गया उसका सरपंच। सो मेंबर ऑफ पंचायत जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, एडल्ट फ्रॉम ऑल लिविंग इन द विलेज। उसके बाद आपने देखा पंचायत समिति। पंचायत जो आपने देखा उसमें क्या होता है कि वो अपना बजट बनाते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए और पंचायत समिति को इन्फॉर्म करते हैं। और पंचायत समिति में पंचायत में जो लोग जीत के आए हैं, वार्ड मेंबर और सरपंच और पंच, वो भी रहते हैं और वो पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। कहाँ पर? ब्लॉक और मंडल में। ठीक है। एंड दिस मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। तो पंचायत समिति आपको समझ में आ गया। ये सारे लोग जिला परिषद में जाते हैं जीत के, और फिर जिला परिषद, पंचायत समिति, मंडल, इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला परिषद। तो ये उससे बड़ा हो गया जिला परिषद। जिला परिषद में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात आ गई तो यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का लोकसभा के मेंबर होंगे, एमएलएज होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इस जिला परिषद के मेंबर होते हैं और वो सारे लोग मिल करके जिला परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। फिर आता है, आपने गांव के लेवल पर देख लिया, टाउन एंड सिटीज। टाउन एंड सिटीज में बच्चों म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। अगर टाउन छोटा सा है, पॉपुलेशन उसकी कम है, तो म्यूनिसिपैलिटीज होता है वहाँ पर। अगर वो बहुत बड़ा टाउन्स हो जाती है, जो सिटीज बन जाती है, बहुत अधिक पॉपुलेशन हो गया, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है उसे। सो बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड मेयर। तो पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी होता है, तो उसको चूज की जाती है, इलेक्शंस होती है, उसमें मेयर का चुनाव होता है। इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में आपने ग्लोसरी देखा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था लोकल गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया का, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया का, वो आप देख चुके हैं। प्लस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो सेशंस में इसके बैकग्राउंड में आपको उस इमेज को मूव करते हुए देख रहे हैं जो लाइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये आपका संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये आप ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पे है, दिस इज कॉल्ड विधानसभा है कर्नाटका का। और इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये बिहार विधानसभा है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने संसद लिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और कुछ स्टेट्स के स्ट्रक्चर्स को दिया क्योंकि हम सेंटर स्टेट्स रिलेशंस के बारे में पढ़ते थे। सोचा मैंने आपको कुछ उसकी इमेज के रूप में दर्शन करा दूँ। तो इस तरीके से ये वीडियो सेशन ग्लोसरी के रूप में मैं ख़त्म करने की अनुमति चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमको देते हैं और ये स्ट्रक्चर्स, ये मॉड्यूल, ये वीडियो सेशन लगातार आप देखते हैं, मुझे पता चल जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।